गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। महासागरों के तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ दो ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इसमें से बताना है कितने सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, महासागरों के सतही जल का औसत तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक धीरे धीरे कम होता जाता है। सेकेंड वाला है, उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान आमतौर पर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होता है। इसमें से हमें बताना है कितने कथन सही हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें हमारे दोनों ही सही है। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान लगभग जो 27 डिग्री सेल्सियस है, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। तापमान में आमतौर प्रत्येक डिग्री अक्षांश के लिए लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है। 20 डिग्री अक्षांश पर औसत तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस होता है। 40 डिग्री अक्षांश पर यह 14 डिग्री सेल्सियस होता है और ध्रुवों के पास यह 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान आमतौर पर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होता है। इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला कथन है वो सही है। उत्तरी गोलार्ध में औसत वार्षिक तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस और दक्षिणी गोलार्ध में 16 डिग्री सेल्सियस रहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमें यहाँ पर इसके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमें दे रखा है यहाँ पर जो हमारा ए वाला है, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, और जो कथन 2 है वो पहले की व्याख्या करता है। बी वाला है, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, लेकिन जो कथन 2 है वो पहले की व्याख्या नहीं करता है। सी वाला है, कथन फर्स्ट सही है लेकिन सेकेंड वाला सही नहीं है। डी वाला ऑप्शन है हमारा, कथन फर्स्ट गलत है और जो कथन सेकेंड है वो सही है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन हमारे लिए सही है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लघु ज्वार तब उत्पन्न होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं। सेकेंड वाला, चंद्रमा का मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सूर्य के विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्षीण हो जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। जो कथन फर्स्ट है वो फर्स्ट, सेकंड है वो फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो हमारा ये जो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। बसंत ज्वार के लगभग 7 दिन बाद नीप ज्वार आता है। इस दौरान सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं, जिससे उनके गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे से विरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला सही है। हालांकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, लेकिन सूर्य के विपरीत दिशा में उत्पन्न बल के कारण चंद्रमा का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला है सही है। इसके अतिरिक्त जो हमारा कथन सेकेंड है वो फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, सी माउंट समुद्र तल से ऊपर उठने वाले नुकीले शिखर होते हैं जो सतह तक नहीं पहुँचते। सेकेंड वाला है, एटोल एक सपाट शीर्ष वाला समुद्री पर्वत है। थर्ड वाला है, गायोट उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाला एक प्रकार का निम्न द्वीप है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, केवल एक। जो इसमें हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है और जो हमारा सेकेंड है और थर्ड है वो रॉन्ग है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सी माउंट नुकीले शिखर वाला एक पर्वत जो समुद्र तल से ऊपर उठता है लेकिन समुद्र की सतह तक नहीं पहुंचता है। सी माउंट आमतौर पर ज्वालामुखी मूल के होते हैं और इनकी ऊंचाई 30,000 से 4,500 मीटर तक हो सकती है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। गायोट एक ऐसा समुद्री पर्वत है जिसका शीर्ष समतल हो जाता है और समय के साथ साथ धीरे धीरे धंसने के प्रमाण प्रदर्शित करता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समुद्री पर्वत एक सपाट शीर्ष वाली जलमग्न संरचना में परिवर्तित हो जाता है। माना जाता है कि केवल प्रशांत महासागर में ही 10,000 से अधिक समुद्री पर्वत और गायोट जो मौजूद हैं। इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला है वो सही नहीं है। एटोल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले एक प्रकार का निचला द्वीप है। इसमें कोरल रीफ होते हैं जो एक केंद्रीय अवसाद को घेरते हैं, जो समुद्र का कुछ हिस्सा हो सकता है, जिससे लेगुन बनता है। कुछ मामलों में केंद्रीय अवसाद पानी के एक ऐसे निकाय को घेरा सकता है जो ताज़ा, खारा या अत्यधिक खारा हो। ठीक है, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, महासागरीय धाराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, ओयाशियो जो है धारा चीन के पूर्वी तट के साथ दक्षिणी की ओर बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है। सेकेंड वाला गल्फ स्ट्रीम दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के पास तापमान बढ़ा देती है। थर्ड वाला है लेब्राडोर धारा उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के पास तापमान को कम कर देती है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, बी। इसमें जो हमारा फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है इसमें सही नहीं। गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट के पास के जो तापमान को बढ़ा देती है, इसलिए हमारा ये सेकंड वाला सही नहीं है। ओयाशियो जो धारा एक ठंडी उप आर्कटिक जो महासागरीय धारा है जो आर्कटिक महासागर से उत्पन्न होकर जापान के पूर्वी तट के साथ दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यह समुद्री जैव विविधता का समर्थन करता है, मत्स्य पालन में सहायता करता है और ठंडा तापमान लाकर जापान की जलवायु को प्रभावित करता है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान बढ़ाती है, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को कम करती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट के पास तापमान में वृद्धि करती है, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो सही नहीं है। लेब्राडोर धारा ठंडी धाराएं उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के पास तापमान को कम करती है, इसलिए जो हमारा कथन थर्ड वाला है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान दे रखे और उनके राज्य दे रखे, हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। फर्स्ट वाला दे रखा हमें बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, सेकंड दे रखा है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान बिहार, थर्ड वाला दे रखा है पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, केवल एक। जो हमारा थर्ड वाला सही है, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। और भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, गोवा में, इसलिए इसमें से हमारा केवल फर्स्ट वाला सही है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में बेंगलुरु के पास में स्थित है, जो लगभग 260 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो 48 प्रजातियों वाला एक तितली पार्क, विभिन्न जानवरों का एक चिड़ियाघर और सफारी अनुभव शामिल है, जहां आगंतुक शेरों, बाघों एवं हाथियों को उनके प्राकृतिक परिवेश के समान आवासों में देखरेख के लिए हम देख सकते हैं। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट के भीतर गोवा में स्थित है, जो 240 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो भी सही सुमेलित नहीं है। थर्ड वाला दे रखा हमें यहाँ पर, यह क्षेत्र तेंदुआ, मालाबार, विशाल गिलहरी जैसे विविध वन जीवों को आश्रय स्थल है तथा इसमें दूध सागर जलप्रपात एवं 13वीं शताब्दी का तामबंडी जो सुरला मंदिर जैसे प्रमुख आकर्षक शामिल है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे पूर्वी घाट में स्थित है, जो लगभग 1012 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है सही है। यहाँ बाघ, तेंदुए और भारतीय बाइसन, गोर जैसी प्रजातियों का आश्रय स्थल है तथा यहाँ अपने उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों एवं समृद्ध जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। फर्स्ट वाला दे रखा हमें, कोरियोलिस प्रभाव के कारण पानी दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर बहता है। सेकेंड वाला विशाल जल राशि और उनकी गति वृत्ताकार धाराएं बनाती है, जिन्हें गाइर कहा जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर क्या होगा, बी। हमारा जो सेकेंड वाला है वो सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है कोरियोलिस प्रभाव के कारण पानी की जो है दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर, लेकिन इसमें क्या है, हमारा जो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर है, दाईं ओर, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है बाईं ओर बहता है, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला सही नहीं है, ओनली सेकंड वाला सही है। तो इसका आंसर बी होगा। पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न कोरियोलिस प्रभाव पानी की गति को प्रभावित करता है या उत्तरी गोलार्ध में पानी को दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल पानी को नीचे की ओर खींचता है, जिससे महासागर में जल स्तर में भिन्नता आती है। गुरुत्वाकर्षण और कोरियोलिस बल के संयुक्त प्रभाव से विशाल घूमते हुए जल पिंड बनते हैं। पानी की ये घूर्णनशील प्रणालियां तथा उनके चारों ओर बहने वाली धाराओं को गाइर कहा जाता है, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो सही है।
गाइड्स चक्रवात विशाल वर्ताकार धाराएं निर्मित करते हैं जो सभी प्रमुख महासागरीय बेसिनों में पाई जाती है तथा वैश्विक जलवायु और समुद्री परिस्थिति की तंत्र को प्रभावित करती है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, हम इसमें से बताने कितने सही है। तो हमारा फर्स्ट वाला है, इसमें प्रत्येक वर्ष में 193 संयुक्त राष्ट्र जो राज्य सदस्य देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में की गई प्रगति की जो समीक्षा की जाती है। सेकेंड वाला, इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, केवल एक। जो हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो सही नहीं। इसे संयुक्त राष्ट्र क्या यहाँ पर सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है, ना कि राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। तो इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो रॉन्ग है, केवल फर्स्ट वाला सही है। इसमें सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है, सतत विकास रिपोर्ट 2024, सतत विकास रिपोर्ट SGR में प्रत्येक वर्ष 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्य जो वर्ष 2015 में अपनाए गए की दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा की जाती है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला सही है। इसे वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SGSN द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला है वो सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने हैं, कौन से सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, इससे नीति आयोग द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए अधिदेश के आधार पर विकसित किया गया है। सेकेंड वाला, यह वित्त वर्ष 2025 तक 60 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाता है। थर्ड वाला, यह परियोजना का स्वामित्व निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करता है और उत्पन्न जो धन का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए करता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, बी। इसमें जो हमारा केवल एक सही है और वो भी कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। लेकिन जो हमारा सेकेंड वाला है वो भी सही नहीं है, थर्ड वाला भी। यह वित्त वर्ष में 2022 से 2025 तक मतलब 4 वर्षों में कितने 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाता है। ठीक है। और यह परियोजना का स्वामित्व जो है वो क्या है, स्वामित्व में जो है यहाँ पर कि नहीं है कौन सा राजस्व के जो अधिकार है उसका हस्तांतरण करना है। इसलिए धन का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को नीति आयोग द्वारा बुनियादी ढांचे से जुड़े मंत्रालयों को परामर्श से विकसित किया गया है, जो केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए अधिदेश पर आधारित है। NMP में वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक 4 वर्ष की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को शामिल करके ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में मूल्य अनलॉक करना, उन्हें परियोजना में स्वामित्व नहीं बल्कि राजस्व अधिकार स्थानांतरित करना है और देश भर में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उत्पन्न धन का उपयोग करना है। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, ब्लू प्लेनेट प्राइज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन दे रखा है, इसकी शुरुआत वर्ष 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान की गई थी। सेकेंड वाला, यह पर्यावरण संबंधी समस्याओं के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किसी संगठन या व्यक्ति को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। थर्ड वाला दे रखा है हमें, वर्ष 2024 में यह पुरस्कार जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं में अंतर सरकारी मंच को प्रदान किया गया है। तो हमें इसमें से बताना कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इसमें सही है। ब्लू प्लेनेट प्राइज, इसकी शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान की गई थी। इसलिए हमारा फर्स्ट वाला सही है। यह पुरस्कार जापान के आसाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान एवं इसके अनुप्रयोग में उत्कृष्ट उपलब्धियों हेतु प्रतिवर्ष दिया जाता है, जिससे वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलती है।
वर्ष 2024 में यह पुरस्कार जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल जो प्रोस्पेरिटी के रॉबर्ट कोस्टांजा को दिया गया था। इसलिए हमारा थर्ड वाला सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 20। इस श्रम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से हमें बताना है कितने सही नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला दे रखा है हमें, यह असंगठित श्रमिकों के लिए पूरे भारत में प्रवासी असंगठित श्रमिकों हेतु एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सेकेंड वाला दे रखा है, इसे राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल सिकल इंडियन डिजिटल हब CIDH माई स्कीम पोर्टल और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना के साथ एकीकृत किया गया है। हमें इसमें से बताना कितने सही नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है। इसमें से हमारा कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो सही नहीं है। इस श्रम पोर्टल को वर्ष 2021 में असंगठित श्रमिकों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में लॉन्च किया गया था, ताकि पूरे भारत में प्रवासी असंगठित श्रमिकों हेतु एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जा सके और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। यह राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल सिकल इंडियन डिजिटल हब CIDH जो माई स्कीम पोर्टल और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के साथ एकीकृत है। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो भी सही है। इस श्रम पोर्टल का प्रदर्शन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल द्वारा 4 जून 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान किया गया। इसलिए हमारा इसमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही है, ना कि कोई गलत है। तो इसका आंसर डी होगा। उम्मीद है आज का आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।